कक्षा 11th जीव विज्ञान में आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। इसके पहले पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के विषय में हम लोग बात कर चुके थे। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो प्रिमिटिव सेल्स होती है, उसके कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो पूर्ण रूपेण विकसित होती है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स विकसित होते हैं। इसके विषय में मैंने आपको पिछली क्लास में विधिवत बातचीत हो चुकी थी कि बैक्टीरियल सेल एक सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और जितने भी विकसित प्राणी हैं सब में यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर पढ़ेंगे। तो पहला हम कोशिका के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर अंतर में लक्षण यहाँ लिखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लिखी गई, यूकैरियोटिक सेल्स लिखी गई है। तो कोशिका के अगर प्रकार की हम बात करें तो यह जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यह प्रिमिटिव सेल्स होती है, आदि कोशिका होती है, प्रारंभिक कोशिका होती है, इसलिए यह पूरी विकसित नहीं होती है। यहाँ पूरी विकसित नहीं होती है, पूरी विकसित नहीं होती है। यह प्रिमिटिव सेल्स होती है, पूरी विकसित नहीं होती है, और प्रारंभिक सेल्स होती है। अब यूकैरियोटिक क्या, यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे बैक्टीरियल सेल आप ले सकते हैं इसको। बैक्टीरियल सेल सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, बैक्टीरियल सेल्स हो गई। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक विकसित सेल्स होती है, विकसित सेल होती है, विकसित सेल होती है, विकसित कोशिका होती है। अब विकसित कोशिका का मतलब आप जान लीजिए कि विकसित कोशिका का मतलब ये है कि इसमें जो भी कोशिकांग हैं सब पाए जाते हैं और विकसित रूप में पाए जाते हैं, और वह अपने केंद्रक के बाहर के जो मटेरियल हैं वो केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं, और केंद्रक के अंदर के जो मटेरियल हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी सभी उसके सेल ऑर्गेनेल्स विकसित होते हैं। तो ये दूसरा। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें, कमेंट में लक्षण में कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी कोशिका में फैला रहता है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो है, कोशिका द्रव्य जो है पूरी कोशिका में फैला रहता है। पूरी कोशिका में फैला होने का मतलब है, आप जान रहे हैं कि पूर्ण विकसित सेल है नहीं तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो भी सेल मेम्ब्रेन का विकास हुआ होगा वो पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए जो कोशिका द्रव्य है वो पूरी कोशिका में फैला रहता है। अगर वही हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो केंद्रक तथा कोशिका कला में फैला रहता है। जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक तथा कोशिका कला में फैला रहता है, यानी केंद्रक एक अलग मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होता है और कोशिका जो होती है वो एक अलग झिल्ली के द्वारा अलग होता है। यानी केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला जो द्रव्य होगा वो केंद्रक द्रव्य, और जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य होगा वो कोशिका द्रव्य कहलाता होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्रक और कोशिका कला में ये फैला रहता है कोशिका द्रव्य। अब हम केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक में आप सब लोग जानते हो कि सेंटर पार्ट जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल उसमें मौजूद होता है। कोशिका जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद रहता है, जिसको हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह केंद्रक उसका समझ लीजिए कि स्टोर होता है, केंद्रक में स्टोर रहता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो केंद्रक में मौजूद होता है। तो अगर हम केंद्रक की बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के साथ एक प्रोटीन भी लगा होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। तो हिस्टोन जो प्रोटीन होता है प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें हम, डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल्स पूरी विकसित सेल्स नहीं होती है, इसलिए डीएनए जो होता है उसके साथ हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो जुड़ा नहीं होता है, और केंद्रक कला केंद्रिका इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है। अब केंद्रक कला केंद्रिका
माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है कोशिकांग हैं, चूंकि वह प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसलिए उसमें विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक कला उपस्थित होती है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। और एक खास बात जो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यहाँ पर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। चूंकि यह पूर्ण विकसित सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो भी होते हैं पूरे विकसित होते हैं, इसलिए यहाँ पर यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें डीएनए के साथ हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होता है वह जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बात किए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के विषय में। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य होता क्या है आप जान लीजिए। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है। जैसे यहाँ पर यह सेल हो गई, सेल के अंदर ये सेंटर पार्ट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये जो है कोशिका द्रव्य है। एक कोशिका द्रव्य जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ है, इसके अंदर एक पाए जाने वाला द्रव्य है, एक पाए जाने वाला द्रव है, कोशिका द्रव्य जिसको कहा जाता है। और यह कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। तो सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। मैंने अभी बताया कि सेंटर पार्ट सेल का जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का स्टोर रूम की तरह होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पूरे पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल का स्टोर होता है। तो यहाँ पर इसमें एक चिपचिपा लिक्विड जेनेटिक मटेरियल के बाद एक जो एरिया बचती है जिसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अगर हम कहें कि कोशिकांग जो होता है कोशिका के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बिखरे रहते हैं, छितरे रहते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली के द्वारा एक प्रकार के कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स बिखरे रहते हैं। तो इस द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे हक्सले, एक वैज्ञानिक थे। हक्सले ने एक अच्छी लाइन कहा था, कोशिका द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। हक्सले ने कहा था, ये लाइन एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है, किसने कहा कोशिका द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कोशिका द्रव्य के बगैर कोई भी जीव जीवित नहीं बचेगा, यानी विदाउट कोशिका द्रव्य के जीवन संभव नहीं है। ये हक्सले नामक वैज्ञानिक ने एक लाइन इसको बोला था कि कोशिका द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, बिना कोशिका द्रव्य के कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कोशिकांग के विषय में, सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में देख लेते हैं। कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि
संपूर्ण कोशिका की प्रक्रिया में जैविक क्रिया को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसको कोशिकांग कहते हैं। अब इसमें मुख्य जो हैं ये आपके अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका लवक, जिसको हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं। लवक हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, उसके बाद माइट्रोकांड्रिया हो गया, उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद प्लास्टिड्स हो गया है, न्यूक्लियस के बाद आपका राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, उसके बाद स्फेरोसोम हो गया, उसके बाद लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम, उसके बाद आपके हैं लाइसोसोम, स्फेरोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हो गए। और ये जो इतने जो हैं सब आपके कोशिकांग हैं। कोशिकांग जो होते हैं कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में फैले पाए जाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स का डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्लास्टिड्स है, लवक। तो लवक की अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड्स जो है वो लवक जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। तो अवर्णी लवक नाम से, वर्ण माने रंग होता है, आप लोग जानते हो वर्ण माने रंग। तो अवर्णी लवक का मतलब जो ऐसा लवक जो कि रंगहीन हो। अवर्णी लवक का मतलब रंगहीन लवक। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं लवक वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हेकल नामक वैज्ञानिक था, उसने सर्वप्रथम, हेकल ने प्लास्टिड्स लवक, सबसे पहले लवक शब्द का यूज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अवर्णी लवक का मतलब वर्ड माने रंग होता है, अवर्णी का मतलब रंग ना हो जिसमें, उसको अवर्णी लवक कहते हैं, यानी हम इसको रंगहीन लवक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वर्णी लवक, वर्ड माने अभी मैंने बताया कि रंग होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रंगीन लवक। और ये नाम से ही मालूम हो रहा है हरित लवक, यानी हरे रंग का जो लवक होता है इसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, हरे रंग का लवक। तो हम यहाँ पर अवर्णी लवक की अगर हम बात करें, तो अवर्णी लवक ऐसे लवक होते हैं जिनमें रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं, और ये भूमि के अंदर पाए जाने वाले जड़ों में होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जड़ों में पाए जाते हैं। ये लगभग जड़ों में ही पाए जाते हैं। पौधों के जड़ों में लवक पाया जाता है, जो कि रंगहीन होता है। इस तरीके का लवक जो होता है अधिकतर की हम बात कर रहे हैं, अधिकतर इस प्रकार के लवक पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जड़ें होते हैं जो रंगीन भी होते हैं, तो इसलिए मैंने एक वर्ड का प्रयोग किया। अधिकतर जो अवर्णी लवक होता है वो अधिकतर जड़ों में ही पाई जाती हैं, जो कि रंगहीन होती हैं। इसके बाद अगर हम वर्णी लवक की बात करें तो ये नाम से ही मालूम हो रहा है रंगहीन, रंगयुक्त लवक हैं। ये ऐसे लवक हैं जिसमें रंग पाया जाता है
और ये जड़ों के अतिरिक्त फलों में भी पाए जाते हैं। तो अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ में आपके गाजर हो गया, इसमें रंग होता है, उसके बाद टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये सब फ्लावर जो है, जितने भी पुष्प हैं, सब ये वर्णी लवक के कारण ही रंग से युक्त है। तो इस तरह से जो वर्णी लवक है हमारा, वह रंगों के आधार रंग पाए जाते हैं उसमें, और विभिन्न प्रकार के फूलों में, फलों में, जड़ों में भी ये इस प्रकार के लवक पाए जाते हैं। तो रंगीन होने के कारण इनको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है हमारा हरित लवक की अगर हम बात करें, तो हरित लवक का सर्वप्रथम हरित लवक शब्द का प्रयोग सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सिम्पर वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने हरित लवक शब्द का प्रयोग किया था। हरित लवक शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सिम्पर थे, और सिम्पर ने हरित लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये आप सभी लोग जानते हो, 9th क्लास 10th में आपको बताया होगा, बायोलॉजी के विषय में आप लोग बायो का क्लास किए होंगे, तो उसमें यह बताया होगा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पौधे के तने और पत्तियां में जो भी हरा रंग पाया जाता है वह क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो इसको हरित लवक कहते हैं। इसको हरित लवक शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सिम्पर थे। तो यहाँ पर हम ये जान गए कि हरित लवक हरे रंग का एक पिगमेंट है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड के पौधे के जड़, संपूर्ण ब्रह्मांड के पौधे के तने, संपूर्ण ब्रह्मांड के पौधे के तने और पत्तियां हरी होती हैं, जिसके कारण हरी होती हैं। इसका कारण अगर आप जानना चाहेंगे तो ये आप कहेंगे कि हरित लवक के कारण, आप कहेंगे हरित लवक के कारण इनकी पत्तियां हरी होती हैं। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि पौधे की पत्तियां क्यों हरी होती हैं, अगर आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे हरित लवक के कारण। तो इस तरह से हमारा प्लास्टिड्स की बात हुई है, लवक की बात हुई है, और उसके बाद अगले सेल ऑर्गेनेल्स का अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, वो अगली क्लास में। ओके, थैंक्स।